जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का स्वागत है। एक बार फिर गुप्त काल लूसेंट ऑप्शनल का 6वां टॉपिक हो चुका था। आज 7वां टॉपिक है गुप्त उत्तरकाल या वर्धन वंश। गुप्त उत्तरकाल या वर्धन वंश 647 ईस्वी तक और 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक ये गुप्त काल था। आज इसमें पढ़ेंगे गुप्त उत्तरकाल और वर्धन वंश। पहला क्वेश्चन है इसमें लूसेंट का, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर है पुष्यभूति वर्धन ने पुष्यभूति वंश की स्थापना की। किसने? पुष्यभूति वर्धन ने पुष्यभूति वंश की स्थापना की। अब एक्सप्लेन है लूसेंट से, अगले वाले पार्ट में आएगा किरण बुक से एक्सप्लेन पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। देखिए, गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजाओं का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूत था। इनकी राजधानी थानेश्वर यानी हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर नामक स्थान थी। हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर नामक स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। प्रभाकर वर्धन, जिसने परम भट्टारक और महाराज धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमत से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमत से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने, देवगुप्त जो इसकी बहन को ले गए थे राजवर्धन की, तो देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। कौन? शशांक शैव धर्म का अनुयायी था जिसने राजवर्धन की हत्या की थी। इसने बोधि वृक्ष यानी बोधि गया को कटवा दिया था। शशांक ने शैव धर्म का अनुयायी था जो देवगुप्त का मित्र था, तो इसी ने शैव धर्म का अनुयायी था। इसने राजवर्धन को भी हत्या की और बोधि वृक्ष को भी जो बोध गया में है उसे कटवा दिया था। नेक्स्ट, राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए परम भट्टारक नरेश की उपाधि भी धारण की थी। परम भट्टारक नरेश, परम भट्टारक। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। जब राजवर्धन की मृत्यु हो गई 606 ईस्वी में, तो 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। 2 भाई थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन। हर्ष को शिलादित्य की उपाधि और परम भट्टारक की नरेश की उपाधि। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया, अपने भाई का बदला लिया। हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हेनसांग
हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में भी आए। 43-45 में हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपनी कुलदेवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज आश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। महामोक्ष परिषद। हेनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ था। 6वें समारोह में हेनसांग महामोक्ष परिषद में सम्मिलित हुआ था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षचरित एवं कादंबरी उनकी रचना है। हर्षचरित एवं कादंबरी। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। धावक नामक कवि। हर्ष तीनों नाटक कौन? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या आमत्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय या उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। राजस्थानीय या उपरिक या राष्ट्रीय कहलाता था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक यानी आधुनिक जो तहसील होते हैं उन्हें पाठक कहते थे। तो जिले विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाच पटलिक कहा जाता था। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाच पटलिक कहा जाता था। पुलिसकर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंडपाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। दंडपाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है। सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र या जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो ये तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश हुआ। आगे इसमें लिखा है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। देख लेते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, है ना।
तो पल्लव वंश का संस्थापक, पहला वंश है पल्लव वंश। तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी पूर्व तक उसने शासन किया। तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इसकी राजधानी कांची यानी तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक महेंद्र वर्मन प्रथम, जिन्होंने 600 से 630 ईस्वी तक शासन किया। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी तक। महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी तक। परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 680 ईस्वी तक। नरसिंह वर्मन द्वितीय 704 से 728 ईस्वी तक। नंदी वर्मन द्वितीय 731 से 795 ईस्वी तक। तो ये तो पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 680 ईस्वी, नरसिंह वर्मन द्वितीय 704 से 728 ईस्वी, नंदी वर्मन द्वितीय 731 से 795 ईस्वी। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था, जिसने 879 से 897 ईस्वी तक शासन किया। 879 से 897 ईस्वी तक शासन किया। अंतिम शासक अपराजित वर्मन। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतलाम्बी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। अप्पर के प्रभाव में आकर महेंद्र वर्मन। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, इनका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वात्पीकोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। वात्पीकोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजा सिंह यानी राजाओं में सिंह, आगमप्रिय यानी शास्त्रों का प्रेमी, आगमप्रिय शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक आदि उपाधियां धारण की। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। राज सिंह यानी राजाओं में सिंह, आगमप्रिय यानी शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक, ये उपाधियां उसने धारण की। और उसने कांची के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कांची के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सौर मंदिर। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सौर मंदिर। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। दशकुमार चरित के लेखक डंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। दशकुमार चरित के लेखक डंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। तो ये तो था पल्लव वंश। अगला वंश है राष्ट्रकूट वंश। कौन है?
राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था 752 ईस्वी में। दंतिदुर्ग था, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। शुरुआत में वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मनकिर या मान्यखेत, वर्तमान में मालखेड़ या सोलापुर के निकट थी। इसकी राजधानी मनकिर या मान्यखेत, वर्तमान में मालखेड़ या सोलापुर के निकट थी। मनकिर या मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव जो था ये राष्ट्रकूट का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था ध्रुव ने। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्र युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। तो ये राष्ट्रकूट वंश चल रहा है। पल्लव, पांड, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। पल्लव, पांड, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की थी। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीरचार्य एवं अमोघ व्रत के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ व्रत के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट, अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। तुंगभद्रा नदी में जल समाधि। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलम सूदी भारत आया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलम सूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। किसने? अलम सूदी, जो अरब सागर से आया था। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र में गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के ही समय में हुआ। एलोरा एवं एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में है, उनके गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें से 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। 34 हैं टोटल। 1 से 12 तक बौद्धों की, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा, इसका गुफा संख्या नंबर 10 है। सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है। इसमें एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिली एवं 3 मंजिली गुफाएं हैं। इसमें एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिली या 3 मंजिली गुफाएं हैं, जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15वें विष्णु को
नरसिंह अथवा पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। एलोरा की गुफा 15वें में विष्णु को नरसिंह अथवा पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेवीनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। थेवीनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। तो ये तो हुए पुष्यमित्र वंश और पल्लव वंश और राष्ट्रकूट। अब 20 क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। शेष जो वंश रह गए हैं ये नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे लूसेंट के। दूसरा क्वेश्चन है राज्य और राजधानी। तो वर्धन वंश की राजधानी थानेसर थी, मौखौर वंश की राजधानी कन्नौज थी और वाकाटक वंश की राज्य की राजधानी पुरिका थी। वाकाटक राज्य की राजधानी पुरिका थी। मैत्रक राज्य की राजधानी वल्लभ थी। मैत्रक राज्य की राजधानी वल्लभ थी। वह अगला है स्थापना वर्ष। स्थापना किसने की थी? तो वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूत ने की थी। किसने? पुष्यभूत ने की थी। और मौखर वंश की स्थापना ईशान वर्मा ने की थी। वाकाटक की स्थापना विंध्यशक्ति ने की थी। मैत्रक की स्थापना भट्टार्क ने की थी। वर्धन की पुष्यभूत, मौखर की ईशान वर्मा, वाकाटक की विंध्यशक्ति, मैत्रक की भट्टार्क। कदम्ब राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई। कदम्ब राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी वैजयंती या वनवासी को बनाया। वैजयंती या वनवासी को बनाया। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वह अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के समय में चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय को किसने पराजित किया? तो चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, राज दरबारी कवि थे। हर्ष एवं पुलकेशियन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख से मिलती है। 12वां प्रतापशील, हुड, हरिण केसरी, महाराज धीराज नामक उपाधियां निम्न में किसकी थी? प्रतापशील, हुड, हरिण केसर, महाराज धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो प्रभाकर वर्धन की थी। 13वां है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज स्थानांतरित की थी। थानेसर से कन्नौज। नेक्स्ट है शकलो उत्तरपथनाथ किसे कहा गया है? शकलो उत्तरपथनाथ हर्षवर्धन को। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो हेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन हर्षवर्धन ने ही किया था गुप्त वंश के समाप्त होने पर। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक जो था वो बंगाल का शासक था, वो इनके समकालीन था। चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। 19वां हर्ष के शासनकाल में
उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? तो कन्नौज है। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज है। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी। तो ये तो 20 क्वेश्चन हुए, बार बार इनको रिपीट करें। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वो आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।